हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे लास्ट की वीडियो में हम सप्लाई चैप्टर को कवर करके आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ईजी हैं। यस, क्या है फर्स्ट, सप्लाई इज द, सप्लाई क्या है। नंबर 1 ऑप्शन है लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द सेलर, मतलब सेलर के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको आप सप्लाई बोलते हो। नहीं, ये इनकरेक्ट है। देन है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड, गुड को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट सप्लाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन है एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ गुड, मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप ही सप्लाई है। यस, ये करेक्ट है। हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट डिफरेंट जो क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी एक सेलर के द्वारा, वही उसकी सप्लाई बनती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देन है डी, विलिंगनेस टू प्रोड्यूस अ गुड इफ द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इट बिकेम अवेलेबल, मतलब एक टेक्नोलॉजी जब अवेलेबल होगी तभी प्रोड्यूसर किसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यस, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी। ओके। देन है द सप्लाई कर्व फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज इज, पेरिशेबल कमोडिटीज कौन सी होती हैं, ये वो कमोडिटीज होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं और इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मीन्स ये शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। मीन्स इनकी सप्लाई को आप कम टाइम में नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं वेजिटेबल्स का, वे पेरिशेबल गुड्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसका सप्लाई कर्व कैसा होता है। क्या इलास्टिक होता है? नहीं, इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम इनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। तो जहाँ पर भी इलास्टिक है वो तो हमारा आंसर नहीं है। तो सी एंड ए हमारा आंसर इनकरेक्ट है, ये कट हो गई। उसके बाद हमारे पास बचते हैं बी एंड डी। अब यहाँ बात आ रही है फेरिशेबल कमोडिटीज, जिसका डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं, जो कि ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस एस है ये हमें बता रहा है कि यहाँ सप्लाई है, कांस्टेंट है। यहाँ पर इनकी सप्लाई को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको टमाटो चाहिए और आप मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो कि शॉप पर 2 kg टमाटो है और आपको चाहिए मान लेते हैं 5 kg टमाटो। तो वहाँ पर आप सेलर को ऑफर करते हैं कि आप प्राइजेस ज़्यादा ले लीजिए और मुझे टमाटो ज़्यादा दे दीजिए। तो वो सेलर क्या कहता है कि नहीं, मेरे पास तो इतना ही अवेलेबल है, मैं इसे अब कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो आप खुद सोचिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या आपके टमाटो की सप्लाई को बढ़ा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। तो मीन्स जितना उसके पास अवेलेबल है वो उतना ही सप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब आपके लिए यहाँ पर सप्लाई कैसी हो जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक, मीन्स जीरो सप्लाई कर्व होगा। यहाँ पर आप इलास्टिसिटी जीरो होगी, मीन्स सप्लाई को आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। उसके बाद आता है सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट। सप्लाई क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, ये स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। मीन्स आपने मान लीजिए प्रोडक्शन किया है 2000 यूनिट्स का, वो आपका प्रोडक्शन है और आपने उसको अपने पास वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वो स्टॉक बनकर रह जाएगा, वो आपकी सप्लाई नहीं बनती। बट अगर आप वहाँ से उठाकर उस माल को सेल के लिए ऑफर करते हो, अपनी शॉप में ला करके रखते हो, कस्टमर को दिखाते हो, तब वो आपके लिए सप्लाई बनती है, तब आप उसको सप्लाई बोलते हो। तो वो होता है फ्लो, स्टॉक को आप सप्लाई नहीं बोलते। क्लियर? उसके बाद yes, elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आप इसके फॉर्मूले में भी पढ़ चुके हो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, एक मेजरमेंट है जो आपको ये बताता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा। जो प्राइस है यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है और क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंडेंट फैक्टर होता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को आप डिवाइड करते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। क्लियर? उसके बाद है व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, इट मीन्स, हम कल पढ़ करके आए हैं कि सप्लाई कर्व में क्या हो सकता है, मूवमेंट भी हो सकता है और शिफ्ट भी हो सकता है। जो शिफ्ट होता है वो किसके कारण होता है, वो नॉन प्राइस फैक्टर्स के कारण होता है। मीन्स प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर होते हैं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसके कारण सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है। ठीक है। तो अब हमसे ये बोला जा रहा है कि ये राइट वर्ड होगा। राइट वर्ड होने का मतलब ये है कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो बढ़ जाता है। लाइक पहले था एस एस और अब कितना हो जाता है, S1 एंड S1 हो जाता है। ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए गुड इज कॉज्ड बाय। ये कह रहा है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो वो किस कारण हो सकती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट इन इट्स टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा था कल कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होती है इसका मतलब हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो हम सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो यस, इसके कारण सप्लाई बढ़ सकती है। उसके बाद है फॉल इन प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स। जैसे कि हमने कल एग्जांपल लिया था जेंट्स सूट का एंड लेडीज सूट का। हमने देखा था कि जेंट्स सूट के प्राइजेस कम होते हैं और लेडीज सूट के प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर सेलर चूज करता है वो जेंट्स सूट के प्राइजेस कम होने की वजह से उसे छोड़कर लेडीज सूट के प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसके सप्लाई को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई बढ़ी है वो रिलेटेड गुड्स, जैसे कि अदर गुड, अब हमने देखा हमारे क्या थे, जेंट्स सूट जिसका फॉल कर रहा था प्राइस, इसके कारण हमने लेडीज सूट की सप्लाई को बढ़ाया, तो इसके कारण भी सप्लाई बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, मैन, मटेरियल। तो ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर इनके प्राइजेस फॉल होंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो यस, ये तीनों रीज़न हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाते हैं यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। आगे है अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। ये कह रहा है कि जो सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे होगा, ऐसे। अब ये पूछ रहा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कैसी होगी। देखिए यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, तो किसके इक्वल होगी, जीरो। क्लियर। अभी हमने देखा इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन द प्रेशर। ये कह रहा है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा। देखिए जैसे कि हमने कल देखा था प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ था, जैसे डी और डी, ये क्या है, डिमांड कर्व, ये क्या है, सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर हमारी डिसाइड होती है प्राइस। अब ये कह रहा है कि अगर इफ डिमांड इज मोर, डिमांड ज़्यादा कहाँ थी, अगर मान देखिए यहाँ है, अगर यहाँ मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर है P1, डिमांड जहाँ पर ज़्यादा है, मोर देन सप्लाई, सप्लाई कम है यहाँ पर, देखिए सप्लाई यहाँ है और डिमांड यहाँ पर है। तो कह रहा है कि प्राइस पर क्या प्रेशर होगा अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं है। मीन्स मान लीजिए कि मार्केट में सूट मान लेते हैं कि वहाँ पर 2 सूट हैं जो लेडीज सूट हैं वो अवेलेबल हैं, और वहाँ पर अगर 4 गर्ल चली जाती हैं वो सूट लेने के लिए, तो वो सेलर क्या करेगा, सप्लाई कम होने की वजह से वो उनके रेट को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब प्राइजेस कहाँ जाएंगे, वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइजेस अपवर्ड हो जाएंगे, प्राइस पर प्रेशर अपवर्ड जाएगा। क्लियर। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज ऑफ। अभी हमने देखा था कि जो सप्लाई कर्व है वो राइट कर्व शिफ्ट कैसे करता है, देखिए एस और एस कैसे शिफ्ट करा, S1 और S1। तो ये कह रहा है कि इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के कारण शिफ्ट कर सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट बात, जो शिफ्ट होगा वो नॉन प्राइस फैक्टर, और टेक्नोलॉजी क्या है, नॉन प्राइस फैक्टर। ठीक है, उसके बाद है सेकंड बी, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, जिससे प्राइजेस कम होंगे। अगर प्राइजेस कम है, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर बी इनकरेक्ट हो जाता है। देन है इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, मीन्स टैक्सेस बढ़ जाना। अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं तो सप्लाई को कम किया जाता है। तो कम करना, और यहाँ पर तो बोल रहा है कि वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब होता है सप्लाई में इंक्रीमेंट होना। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है इफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इट इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जो सप्लाई का परसेंटेज चेंज है वो लेस है देन प्राइस। देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कहाँ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में। तो हम मान लेते हैं कि प्राइस में चेंज कितना हुआ है, 40% का, ये माना है हमने। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हो रहा है, ये बोल रहा है कि लेस चेंज होता है। ठीक है, लेस, तो लेस का मतलब हम मान लेते हैं कि 10% होता है। तो इससे क्या आती है इलास्टिसिटी, देखिए क्या ये यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी यूनिट का मतलब तो क्या होता है, 1 के इक्वल होना, बट ये तो 1 के इक्वल नहीं आई है। उसके बाद आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हमें पता है परफेक्टली या तो वो 0 होती है या इन्फिनिटी होती है। वो हम बाद में चेक करते हैं कि वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। क्लियर। सबसे पहले मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि जैसे ही परफेक्टली वर्ड आए तो आपको देखना है 0 और इन्फिनिटी को, तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है,
उसके बाद आता है मोर इलास्टिक सप्लाई। मोर कब होती है? जब वो 1 से ज़्यादा होती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बचता है हमारे पास? तो हमारा आंसर क्या है? डी, इन इलास्टिक सप्लाई, जो कि लेस देन 1 होती है। क्लियर? उसके आगे है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किसके कारण होता है? प्राइस के कारण होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सप्लाई का कम होना। यहाँ पर अदर फैक्टर तो मैटर करेंगे ही नहीं, हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन किसके कारण होता है? जो कि प्राइस के कारण होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट इन सप्लाई कर। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा? प्राइस के कारण। तो ऑप्शन में कहाँ है प्राइस? देखिए, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ये नहीं है हमारा ऑप्शन। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, बिल्कुल यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? बी। ओके, उसके बाद है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई। शॉर्ट पीरियड वो टाइम है जहां पर हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत वेरी शॉर्ट मीन्स बहुत ही कम टाइम है, तो सप्लाई को आप कम टाइम में नहीं बढ़ा सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, देन नेक्स्ट है व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट इट मीन्स। कह रहा है कि अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है, लेफ्ट का मतलब है, देखिए सप्लाई पहले अगर एस और एस है और वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करके S1 और S1 हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? स्मॉलर सप्लाई एट ए गिवन प्राइस। गिवन प्राइस कितना है? P, क्योंकि ये शिफ्ट किसके कारण होगा? अदर फैक्टर के कारण होगा, प्राइस के कारण नहीं है। प्राइस फिक्स है, उस फिक्स प्राइस पर हमारी सप्लाई कम हो जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए। क्लियर? द सप्लाई ऑफ ए गुड रेफर्स टू, ये कह रहा है कि द सप्लाई ऑफ ए गुड रेफर टू, क्या मतलब होता है सप्लाई का? सप्लाई का मीनिंग ही पूछ रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड, नहीं ऐसा नहीं है, आप प्रोड्यूस करके रख ले वो सप्लाई नहीं बनती है। टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द गुड, ये भी सप्लाई नहीं है। स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, इतना कहना भी काफी नहीं है। आगे देखते हैं, अमाउंट ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, इतना तो इसमें भी था, ऑफर्ड फॉर सेल। उसके बाद क्या है? एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, मीन्स प्राइस भी मैटर करता है कि आप उसको सेल करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पर्टिकुलर प्राइस पर आप सेल करने के लिए रेडी भी होने चाहिए। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, अमाउंट ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर? हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी। यस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।